नमस्कार साथियों। तो भाई कई दिन से आपके मैसेज आ रहे थे कि सर नेक्स्ट मंथ DSSB का एग्ज़ाम है, उसके लिए वीडियो बनाइएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक DSSB की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे तीनों लेवल यानी कि PGT, TGT और PRT के रहेंगे। रही बात कंसेप्ट की, तो जो क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट होगा सिर्फ उसी को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। रही बात डिटेल कंसेप्ट की, तो उसके लिए हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है तैयारी मैथ्स की, उसमें भी क्लासेस डालते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार थोड़ा सा कम मिल रहा है उसमें, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जा रही है क्लास। तो उन क्लासेस का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो डिटेल के लिए आप वो देखेंगे और DSSB एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, फिर करना है, और वैसी टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से आता है तो फिर आपने उसको फटाफट से कर देना है, ठीक है। तो टाइप सीखनी है। ज्यादातर क्वेश्चंस में हम गो थ्रू होंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये क्लासेस तो DSSB के लिए हैं, हमारे लिए तो नहीं है, हम तो हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं या स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हर वो एग्जाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस लेवल को कर लेते हैं तो भाई फिर आपको एग्जाम्स के जो लेवल हैं वो आसान लगेंगे, क्योंकि DSSB में एक अच्छे लेवल का मैथ पूछा जाता है। तो इसमें हम डिटेल कंसेप्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। और अगर आप क्वेश्चंस की पहचान कर लेते हैं तो वैसे क्वेश्चन अगर दोबारा एग्जाम में आता है तो आप उसको कर लेंगे। तो क्वेश्चंस की पहचान करनी है, आपकी हरियाणा की भी तैयारी इन्हीं से हो जाएगी। जैसे कि हमारा CET आएगा, आगे स्क्रीनिंग वगैरह के एग्जाम आएंगे, तो उनकी अच्छी तैयारी भी आपकी इन क्लासेस से हो जाएंगी, बशर्ते कि आप वीडियो का टाइटल ना देखें कि यार ये DSSB लिखा हुआ है। ये मैथ्स क्लासेस है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को शुरू। और आज की क्लास के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद Q की आयु 42 वर्ष हो जाएगी, तो 8 वर्ष बाद P की आयु जो है वो कितनी होगी। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, इंग्लिश वाले उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से जितना सुनेंगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आती चलेगी। यहां पे बोल रहा है कि P और Q जो है उनकी जो प्रेजेंट एज है, P और Q, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 3:5। ये प्रेजेंट एज है यानी कि वर्तमान आयु है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। ये 3 का है, ये 5 का है, ये 30 का भी हो सकता था, ये 50 का भी हो सकता था, ये रेशियो दे रखा है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि 7 साल के बाद Q की उम्र 42 वर्ष हो जाएगी। तो मुझे बताइए, अगर 7 वर्ष बाद Q जो है वो 42 साल का हो जाएगा, तो मैं पूछूं कि आज कितना है? ये तो 7 साल बाद होगा ना Q। उसने कहा कि 7 वर्ष के बाद जो Q की है आयु वो 42 साल हो जाएगी। तो अगर कोई 7 साल बाद 42 का होगा तो आज कितने का है? तो तुमने कहा सर जी इसमें से 7 साल माइनस कर देते हैं, यानी कि आज तो फिर वो 35 साल का ही है, तभी तो 7 साल बाद 42 का होगा। तो यहां से हमें क्या मिला भाई? हमें यहां से Q की प्रेजेंट एज मिल गई। ये तो 7 साल बाद की थी, 7 साल माइनस करें तो ये 35 साल जो है Q की आज की उम्र बन गई। और आज की उम्र का रेशियो तो यहाँ पे 3:5 दे रखा है। इसका मतलब Q जो है वो 5 साल का है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है 35 साल का। तो मुझे बताओ 5 से 35 कैसे बना होगा? जब 7 टाइम करेंगे, यानी कि इसको मैं 7 गुना करूंगा तो हमारे पास Q की आज की एज बन रही है। तो इसी को भी मैं 7 से गुना कर दूंगा तो ये हमारी बन जाएगी P की आज की एज।
तो अगर मुझे एक की एज पता है तो रेशियो के हिसाब से मैं दूसरी बना लूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, यहां 7 टाइम्स हुआ तो यहां भी 7 टाइम्स, यानी कि 21 साल का पी जो है वो आज है, वर्तमान में है। तो आगे पूछ रहा था 8 साल के बाद पी की आयु कितनी होगी, तो मुझे बताइए पी आज 21 का है, 8 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 29 साल का हो जाएगा, 29 का, और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो फिर छोड़ना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसके लिए टेबल है यहां पर। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन काफी आते हैं यहाँ पे एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न तालिका को ध्यान से पढ़कर इसके आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपकी वो टेबल है जिसके बिहाफ पे हमने आंसर करने हैं। टेबल में दिया क्या है, 2011 में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि जो पॉपुलेशन है 2011 में शहर की पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन है और ये किस में है, लाख में है, लैक्स में है, ये ध्यान रखना। 87.6 और इस तरह से ये सारी दे रखी हैं ABCDEFG। और यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जो जनसंख्या है, उसका परसेंटेज यहां दे रखा है। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान से पढ़नी है कि कहां क्या दिया हुआ है। अब इसके ब्याह पे क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष 2011 में शहर ए की कुल ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी थी। शहर ए की जनसंख्या की बात हो रही है, तो टेबल पे आ जाते हैं। शहर ए की कुल जनसंख्या तो कितनी है, 87.6 लाख, 87.6 टोटल पॉपुलेशन है, जिसका 40% जो है, 40% कैसे लिखेंगे, जब भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि पर 100 ही हमारा परसेंटेज होता है। तो 40% अगर आप इसका कैलकुलेट कर दोगे तो 2011 में शहर ए की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आ जाएगी। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा, 2 से काट दो 5 पे, तो 876 अपॉन में 25, तो डिवाइड करने, तो 25 दिया 75, बचा कितना 126, और 25 पंजे 125, तो 35 लाख अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 35 लाख। तो ये करना था आपने, यही पूछ रहा था कि शहर ए की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी, ग्रामीण वाली पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से करना था। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो क्या है। लोकेश 60 किलोमीटर की दूरी कुछ बस द्वारा और कुछ कार द्वारा 10 घंटे में तय करता है। बस 3 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है और कार जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट तरीका इस क्वेश्चन के लिए रहेगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, अब वो होता क्या है वो समझिएगा। आप देखो यहाँ पे लोकेश ने टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसका कुछ पार्ट बस से तय किया और कुछ पार्ट उसने कार से तय किया। ठीक है भाई, अब बस की स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा कार की स्पीड कितनी थी, कार की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने कहा एलिगेशन से कर रहे हैं, तो एलिगेशन में क्या होता है भाई, यहां पर ये क्या है, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रही है और कार 1 घंटे में 7 किलोमीटर जा रही है। तो यहां पर ये एवरेज स्पीड दे रखी है, तो यहां पर भी हमारी एवरेज स्पीड आनी चाहिए। वो कैसे आएगी देखो ध्यान से, अगर लोकेश 60 किलोमीटर की दूरी टोटल 10 घंटे में तय कर रहा है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो कैसे आएगी, औसत चाल, औसत चाल। तो चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी बटे में समय। ठीक है, औसत चाल में वैसे कुल दूरी बटे में कुल समय लगाते हैं, लेकिन आप एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां समझें कि अगर कोई बंदा 60 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आई होगी। तो कुल दूरी हमारी कितनी है 60 किलोमीटर और कुल टाइम है हमारा 10 आवर, तो आप कहेंगे उसकी स्पीड आई एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी एवरेज स्पीड आई। तो इसे आपने रखना है यहां पर,
ध्यान रखना, ये बस की स्पीड, ये कार की स्पीड, और इन दोनों से 60 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय हुई है। तो यहां पे एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी स्पीड ही होनी चाहिए। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं भाई, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इस 7 में से 6 को माइनस करके यहां लिखना है, ध्यान रखना ऐसे लिखना है, इसीलिए ये लाइनें लगाई हैं। तो 7 में से 6 गया 1, और फिर इस बीच वाले में से इसको माइनस करके यहां पे लिखना है, तो 6 में से 3 गए, कितना आएगा 3। तो एलिगेशन से हमें ये मिलेगा क्या, रेशो, जिसे आप अनुपात बोलते हैं। लेकिन ये रेशो मिलेगा किसका, ये खास पॉइंट है, ये ध्यान से समझना, बस इसको करते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी एवरेज स्पीड 6 की आई तो 3 किलोमीटर की स्पीड से उसे 1 घंटा चलना पड़ेगा, और 7 की स्पीड से उसे 3 घंटे चलना पड़ेगा। तो ये जो रेशो आया भाई, ये किसका आया, टाइम का आया, यानी कि समय का। अब तुम कहोगे कि सर हमने तो स्पीड पे लगाया था, ये टाइम कैसे हो गया, तो ये कैसे पता लगता है किसका रेशो आएगा। ये जो स्पीड है 3 किलोमीटर, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में। तो ये जो है, ये जिसके रिस्पेक्ट में होता है रेशो हमेशा उसी का आता है। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मैंने कहा एक दाल है जिसका रेट है 40 रुपीज पर केजी, एक दूसरी दाल है जिसका रेट है 100 रुपए पर केजी, और हमने इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बना दिया जिसका रेट है मान लो यहां पे 60 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आप एलिगेशन लगाएंगे तो 100 में से 60 गया, कितना बचेगा 40, 60 में से 40 गए तो कितना बचेगा 20, और काटेंगे तो जो रेशियो बनेगा 2:1। तो ये किसका रेशियो आएगा, ये किसका आएगा, ये रेट किसके रिस्पेक्ट में है, वेट के रिस्पेक्ट में, वजन के रिस्पेक्ट में। ये वेट यानी कि वजन के रिस्पेक्ट में है, यानी कि 40 वाली दाल और 100 वाली दाल को मिक्स करके अगर मैं एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाहता हूं जिसका रेट 60 रुपए पर केजी हो, तो उसके लिए मुझे इसके 2 हिस्से मिलाने पड़ेंगे और इसका एक ही हिस्सा मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां बोली थी कि इस स्पीड से और इस स्पीड से अगर मैं चाहता हूं एक एवरेज स्पीड 6 की आ जाए, तो इससे मुझे 1 घंटा ट्रेवल करना पड़ेगा और इससे मुझे 3 घंटे ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये वेट का रेशियो आएगा, ठीक, यानी कि ये 2 किलो लेनी है, ये 1 किलो लेनी है, और यहां पर ये टाइम का आ गया। तो अगर तुम्हें टाइम का रेशियो पता लग गया तो अब मुझे बताओ, मैंने यहां बोला कि 1 घंटा तो इससे चले और 3 घंटे इससे चले, यानी कि वो टोटल 4 घंटे चले। लेकिन कौन कह रहे 4 घंटे, वो तो 10 घंटे चला है। तो यानी कि 10 घंटे को मैं एक हिस्सा इधर और 3 हिस्से इधर रखूंगा, यानी कि 4 हिस्सों में तोड़ दूं तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुमने कहा 2.5 घंटे। मैंने कहा कि 10 में से एक हिस्सा इधर दे दो और 3 हिस्से इधर दे दो, यानी कि 2.5 का एक हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब 2.5 घंटे यहां और इसको भी 2.5 करेंगे तो 7.5 घंटे यहां, यानी कि 7.5 घंटे तो इस स्पीड से उसने ट्रेवल किया और 2.5 घंटे उसने इस स्पीड से ट्रेवल किया। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था बस ने कितनी दूरी तय की। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी होती है चाल गुना में समय। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो मुझे बताओ बस से अगर दूरी तय कर रहे हैं तो बस की स्पीड कितनी है 3 की, और कितने घंटे तक चला 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे को 5/2 लिख दे। किसी को नहीं समझ में आया तो 2.5 का मतलब 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो कितना बनेगा 15/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर। यानी कि उसने 7.5 किलोमीटर दूरी जो है वो बस से तय की। और अगर मैं 7 की स्पीड से इससे चलूंगा तो फिर जो मेरा डिस्टेंस आएगा वो कार वाला डिस्टेंस आएगा। और ध्यान रखना फिर दोनों डिस्टेंसों का टोटल जो है वो 60 ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और इस तरीके से करना अगर ये आता है तो। और यही टाइप रिपीट होती हैं, आपको बता दूं मैं, ये टाइप्स रिपीट होती हैं। कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को एक बार दोबारा देखना रिवर्स करके, और बड़े ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ चीज़ों को। फिर देखना आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है
कि एक कक्षा के 68% छात्रों ने इलेक्ट्रिकल और 47% ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। यानी कि 100 में से 68% का मतलब क्या, देखो मैंने कहा पर 100 ही परसेंटेज है, तो 68% का मतलब क्या, 100 में से 68 स्टूडेंट्स ने क्या लिया, इलेक्ट्रिकल, और 100 में से 47 ने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय लेता है, यानी या तो वो इलेक्ट्रिकल लेता है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है, और 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, तो छात्रों की कुल संख्या। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर क्या करना है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिकल वाले कितने हैं, इलेक्ट्रिकल, तो तुम कहोगे इलेक्ट्रिकल वाले तो 68% हैं, ठीक है भाई, 68% इलेक्ट्रिकल हैं। और मैं पूछूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं, तो तुम कहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो 47% है, 47 है ना भाई। अच्छा, अब मैं कहूं कि भाई ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, मैं कहूं ये टोटल कितने हो गए, तो तुम कहोगे ये टोटल तो 8 7 15 6 4 10 और 11, बोला जी 115% हो गए टोटल। तो अब मैं तुम्हें कहूंगा 115% का मतलब क्या, कि टोटल 100 स्टूडेंट हैं जिनमें से 115 बच्चों ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। तो क्या बात ये हजम हो जाएगी तुम्हें, क्यों, अरे मैंने कहा टोटल स्टूडेंट 115% का मतलब क्या, 115% होता है 115/100, और ये नीचे होता है टोटल स्टूडेंट। तो टोटल थे 100 स्टूडेंट्स जिनमें से 115 बच्चों ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ली। अब तुम कहोगे कि सर जब 100 स्टूडेंट हैं तो फिर 115 कैसे ले सकते हैं ये, यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब स्टूडेंट 100 थे तो फिर 115 टोटल आया, ऐसा कैसे हुआ। तो इसका कारण क्या हुआ कि जब पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रिकल कौन कौन लेगा, तो 68 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बोला इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन लेगा, तो 47 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे थे जो इलेक्ट्रिकल भी लेना चाहते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेना चाहते थे। तो वो बच्चे कितने थे ऐसे, इसमें से 100% या 100 को माइनस कर दूंगा। अब किसी को परसेंटेज अगर अच्छा नहीं लग रहा, किसी को ये दिक्कत दे रहा है, तो परसेंटेज भले ही हटा दो, ये हटा दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, बात को समझना है, रटना नहीं है। लिखा आपने क्या क्या नहीं लिखा वो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन समझना है। मैंने कहा 115 बच्चे टोटल 100 थे, लेकिन 115 टोटल बन गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट वाले थे। तो जब इलेक्ट्रिकल वालों की गिनती हुई तभी उन्होंने हाथ खड़ा किया और उनको काउंट किया, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की गिनती हुई तब भी उन्होंने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब एक ही स्टूडेंट को 2 बार गिना गया। तो जब कोई बच्चा 2 बार गिना जाएगा तो जाहिर सी बात है टोटल फिर 100 से ज्यादा ही आएगा। तो 15 टोटल जो है वो ज्यादा है, यानी कि 15% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास दोनों सब्जेक्ट थे। और देखो यहाँ लिखा भी है, यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय लेता है, यानी कि या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि 21 दोनों लेते हैं, तो ये जो 15% वाले हैं, ये जो 15% वाले हैं, ये बोथ सब्जेक्ट्स वाले हैं जिनके पास इलेक्ट्रिकल भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। ठीक है, तो ये 15% ही क्वेश्चन में हमारा 21 स्टूडेंट्स के बराबर है, 21 स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो ये अगर 21 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो 21/15 गुणा में 100। परसेंटेज अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी छोड़ते तो यहाँ परसेंटेज आपस में कट जाता। ठीक है, और मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ भाई, अगर 15 21 के बराबर है तो 21/15 के बराबर होगा, 100 किसके बराबर। तो मैंने सीधा लिख दिया भाई, इतना कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा। तो कितना बनेगा, 140। तो 140 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्लियर है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया है भाई, तब तक तुम पढ़ो इसको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, पढ़ो तब तक, उजाला सफेदी लाई जाए यहाँ पर। और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, जबरदस्ती नहीं है, नहीं पसंद आए तो मत करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम पढ़ लो। 2 संख्याओं का HCF 17 है और इनका योग 119 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे ये जो HCF शब्द होता है, HCF होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे एक नंबर 12 है और एक नंबर 20 है, ये 2 नंबर मेरे पास हैं, ये 2 नंबर हैं।
ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि क्या ये कट रही हैं किसी से, तो तुम कहोगे बिल्कुल सर जी, ये तो 4 3 12 और ये 4 5 20, ये तो कट रहे हैं। मैंने कहा किससे कटे, तुमने कहा 4 से कटे। तो भाई ये जो 4 है ना, इसी को आप HCF बोलते हैं। कॉमन चीज, नंबर्स के अंदर जो कॉमन चीज होती है उसी को हम HCF बोलते हैं, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो मैंने कहा सिंपल से शब्दों में समझ लो, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है। तो मैंने कहा यार ये तो 4 से कट रहे हैं दोनों, तो जिससे ये कट रहे हैं ना वही इनका HCF होता है। तो क्या ये फर्दर कट रहे हैं, तुम कहोगे सर जी अब थोड़ी कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो ये जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, इसको बोलेंगे हम को प्राइम। अब को प्राइम क्या बीमारी है, सुनो इसको। ये नंबर फर्दर नहीं कट रहे एक्सेप्ट 1, तो मैथमेटिकली इसको बोलते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उनको हम बोलते हैं को प्राइम। ऐसे 2 नंबर या 3 नंबर भी हों, 4 भी हों, लेकिन HCF अगर 1 है उनका तो वो को प्राइम है। ये तो मैथमेटिक्स की टर्म में है। सीधी सी भाषा क्या कि नंबर्स में से कॉमन चीज हमने निकाल ली, तो अब जो पीछे के नंबर बचेंगे जो फर्दर किसी एक नंबर के पहाड़े में ना आते हों उनको हम बोलते हैं को प्राइम। क्लियर है? तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई, तो अब खास पॉइंट क्या है तो मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन में HCF बता दूं, HCF अगर मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन में बता दूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार नंबर्स में से जो कॉमन चीज है वो हमने निकाल रखी है, तभी तो HCF बताया मैंने। तो अगर कॉमन चीज हमने निकाल रखी है, तो फिर से अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे ये नंबर बना के दिखाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम कहोगे इसका और इसका प्रोडक्ट कर दो सर जी, फिर से हमारा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। देखो 4 3 12 बना ना। फिर से मैं कहूं कि इसका और इसका प्रोडक्ट कर दूं, तो क्या फिर से मेरा ओरिजिनल नंबर नहीं बन जाएगा? तो यहां पे मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूं कि HCF की मल्टीप्लाई वो जो को प्राइम नंबर है उनसे करने से वापस हमारे ओरिजिनल नंबर बन जाएंगे। बस ये बात तुम याद रख लो फिलहाल। ठीक है, देखो ये आसान नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि बिना चैप्टर के कंसेप्ट को समझाए मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, तो ये इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, हर पॉइंट को समझेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे, क्योंकि इससे जुड़ी बात मैंने आपको समझा दी। अब देखो इस चीज को मैं फर्दर थोड़ा सा मैथमेटिकली सेट कर देता हूं। क्या मैंने कहा कि इसको HCF को और ये फर्दर ना कटने वाले को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही। अब मैं कह दूं ये 3 का नाम A रख दें और इस 5 का नाम B रख दें, तो यहां पे मैं इसको 4A लिख दूं और इसको 4B लिख दूं, तो क्या कुछ गलत लिखा? अब भी बात तो वही है ना। तो ये मैं क्यों लिखना चाह रहा हूं, यहीं से तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तुम्हें। तो ये 4A 4B, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 17 है। इसका मतलब हमने मान लिया जो नंबर्स हैं वो क्या है, 17A और 17B। ये बात तुम्हें बस समझनी है। ये 17A और 17B, यहां पर जो A और B कैसे हैं, A और B कैसे हैं भाई, को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। अभी मैंने बताया को प्राइम कैसे होते हैं, तो ये वाली बात यही है। ठीक है, तो अब यहां से अगर मुझे A और B की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे ये नंबर पता लग जाएंगे, है ना। आगे क्या बोल रहा है, और कह रहा है कि इनका जो सम है वो 119 है। तो तुम बताओ, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, तो इनका सम मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे ही लिखूंगा ना, दिस इज 119। तो यहां से 17 कॉमन लूंगा तो A प्लस B कितना बनेगा, 119, और A प्लस B कितना बनेगा, 119 बटे में 17 यानी कि 7। बस यही करना था। और आपको बता दूं, देखो इतना समझाने में समय लगा, ये क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए ना तो HCF दे रखा हो तो आपको सम जो दे रखा है वो किसके बराबर लिखना था, सीधा ही ऐसे लिख देना और यहां से आपका सीधा ही। इतनी सी देर लगनी थी बस क्वेश्चन में, पर भाई समझाना भी तो है ना। ठीक है, लिखने को तो मैं वो लिख दूं, लेकिन मुझे तो आता है, सिखाना तो आपको है ना, तो इसलिए इतनी कहानी लिखी गई। तो बस
ये स्टेप करना आगे से इस क्वेश्चन के लिए। तो अब मुझे बताओ, मैंने कहा था तुम्हें कि अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इन नंबर्स को बना सकता हूं। तो अब बस इतना बताओ कि दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका टोटल मेरा 7 बने, लेकिन दोनों होने चाहिए को प्राइम, यानी कि एक के अलावा किसी नंबर से ना कटे। तो तुमने कहा सर जी ए की वैल्यू 1 ले लो, फिर बी को 6 ले लेना। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, 1 और 6 तो 7 बन जाएंगे। फिर एक बच्चा कह रहा है कि सर जी इसको 2 ले लो, इसको 5 ले लो। मैंने कहा ये भी सही बोल रहा है भाई, 2 और 5 भी 7 बनाएंगे। फिर एक बच्चे ने कहा सर जी 3 और 4 ले लो। मैंने कहा तू भी सही बोल रहा है भाई, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखना, यहां पर ये पूरा एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना और ये तीसरा पेयर बना। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3 संभावित जोड़े, 3 संभावित जोड़े, यानी कि 3 पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, और नंबर अगर कोई तुम्हें बोले ना तो मैं नंबर भी बना के दिखा देता हूं। देखो नंबर भी बना के दिखाता हूं तुम्हें। तो मुझे बताओ, अगर a की वैल्यू 1 रखूंगा तो पहला नंबर बनेगा 17 और दूसरा बनेगा 17 छिके 102। इन नंबर्स का HCF निकाल के देखना, ये दोनों नंबर 17 से कट रहे हैं, 17 एकम 17, 17 छिके 102, 17 से कट रहे हैं ना। और इनका टोटल भी करके देखना, इनका टोटल भी 119 ही आएगा, करके देख लो तुम। फिर इसी तरह से अगर a की वैल्यू 2 है, b की 5 है, तो 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 17 तिये 51, 17 चौके 68। तो मैंने ये तुम्हें नंबर भी बना के दिखाए। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनका HCF निकालूं दो नंबर्स का तो 17 आ जाए, और अगर उनका टोटल करूं तो वो 119 आ जाए। तो ये 3 ही पेयर पॉसिबल हैं, इसके अलावा पेयर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बात। तो इसी के साथ फिर अगली करते हैं बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आधे तो ऐसे कर देना फटाफट। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं। जब किसी संख्या को 308 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 60 प्राप्त होता है, और अगर उसी संख्या को 28 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, एक नंबर है, मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूं। एक नंबर है जिसे अगर मैं 308 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो शेषफल है वो कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 60। अगर इसी नंबर को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 28 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये है क्वेश्चन। तो नंबर तो मुझे मालूम ही नहीं है भाई, तो करना कुछ नहीं है, नंबर की जरूरत ही नहीं है। ये वाला जो रिमाइंडर है ना, ये पहले वाला जो शेष है, इसको उठा के ना बस 28 से भाग कर देना। ठीक है, 28 से भाग करूंगा तो 28 दूनी 56, कितना शेष बचेगा, 4, और ये आंसर आगे खत्म हो गया। बस कुछ नहीं करना। तो 4 शेष ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। बस एक गलती मत कर देना। क्या तुम कहोगे सर जी इसको भाग देना है तो क्यों ना थोड़ा छोटा कर ले। बोला 4 सत्ते 28, 4 से 15, है ना। कुछ एक बच्चे ऐसी कला भी दिखा सकते हैं। बोला छोटा करके हमने तो शेष ही देखना है, तो 15 को 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आ जाएगा। और जैसे वो एक रिमाइंडर करेगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? अरे भाई तुम खुद दिमाग से सोच के देखो, 28 से अगर 60 को भाग करूंगा तो 28 दूनी 56, रिमाइंडर तो 4 बचेगा ना, तो फिर एक कैसे आ जाएगा। तो बाई चांस अगर ऐसी गलती हो भी जाए ना, तो तुमने किससे काटा, 4 से, तो भाई इसको फिर 4 से गुणा कर देना, वापस आंसर 4 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात समझ में। इसके अलावा और बात भी सुन लो, यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था। बोला अगर इस नंबर के स्क्वायर को 28 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या शेष आएगा। तो तुमने क्या करना है, नंबर तो निकालना नहीं है, इसका स्क्वायर कर देना, फिर इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बोला अगर इस नंबर के 3 गुणे को, इस नंबर के 3 गुणे को 28 से डिवाइड करूं तो फिर तुम क्या करना, टेंशन मत लेना, इसका 3 गुना करके 28 से भाग कर देना। अब इतना तो कर दोगे ना। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। इस